बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा असली एडू। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसका आज हम ये फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में लगभग 6 से 7 लेक्चर में इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, एक एक टॉपिक और उसके ऊपर PYQs। मतलब यह लेक्चर उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो बच्चे नीट एस्पिरेंट है, जेई एस्पिरेंट है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन सबके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, ये पूरा चैप्टर हम मतलब अपने इस पूरे लेक्चर में वो सारे टॉपिक्स को पूरी तरीके से कवर करेंगे जो हमारा सिलेबस नीट, जेई और सीबीएसई के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चों, और इस पर क्वेश्चन भी होंगे। आज क्या लेक्चर जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो होगा हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या पूरा इतिहास रहा है हमारे पीरियोडिक टेबल का, कौन कौन से साइंटिस्ट आए और किस साइंटिस्ट ने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है और कैसे उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया है, उन सारे टॉपिक्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा बच्चों वो होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है, ऐसे ही करते करते हम सारे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और आपको हम एक लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है उनके भी ट्रिक्स आपको हम बताएंगे, जिससे आप एक काफी ही आसानी तरीके से अपने पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, ठीक है, जहां पे आपको हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को याद करना सिखाएंगे। और इस चैप्टर के लिए हमारा एक आपके लिए एक एडवाइस भी है कि आप अपने पास जहां भी आप पढ़ते हो, आप अपने स्टडी टेबल के पास जरूर एक अपना पीरियोडिक टेबल लगा के रखें, और वो काफी जरूरी भी है आपके लिए, है कि नहीं। तो वो लगा के ताकि आपके बारे में आपको हमेशा एक आइडिया रहे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है, किसका क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब के बारे में आपको एक ओवरव्यू हमेशा मिलता रहे। क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक टेबल से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे क्लास 11th और क्लास 12th में है। जैसा कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके बाद पता है कि हमारा सेपरेट चैप्टर क्लास 11th में S ब्लॉक है, P ब्लॉक है ना। P ब्लॉक के 2 ग्रुप क्लास 11th में पढ़ने हैं, बाकी का ग्रुप जो है वो हमें क्लास 12th में पढ़ना है। D एंड A ब्लॉक है। मतलब पीरियोडिक टेबल इस पूरे क्लास 11th 12th की जो जर्नी है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, जो कि है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। क्या पूरा इतिहास है इसके बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, पीरियोडिक टेबल सबसे पहले ये बात हम करते हैं कि आपको जैसा पता होगा कि अभी तक टोटल 118 एलिमेंट की डिस्कवर हो चुकी है, 118 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, जिसमें से 94 ऐसे एलिमेंट हैं। कितने बच्चों? 94 एलिमेंट जो है बच्चों वो नेचुरल अकरिंग है ना। इसके अलावे और बाकी जो रेस्ट बच गया है वो सारे के सारे मैन मेड एलिमेंट्स है। ठीक है, मतलब वो आर्टिफिशियल उसको बनाया गया है और अभी भी लैब में ये सब प्रोसेस हो रहा है। अभी हमारे पास 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में मेंशन्ड है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इतने सारे एलिमेंट है, अब एक एक एलिमेंट का इंडिविजुअली स्टडी कर पाना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था, है ना। तो ये नीड हुआ क्लासिफिकेशन करने का कि हमें अब एलिमेंट को क्लासिफाई करना है। जिस तरह से बच्चों हम लोग अपने घरों में सारे एक जो भी हमारे घर में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको एक प्रॉपर वे में रखते हैं, ताकि अगर हमें किसी चीज को लोकेट करना है, किसी के बारे में जानना है, तो हम आसानी से वहां तक पहुंच सके हम, है ना। अगर आपके घर में सबसे रैंडमली इधर उधर अगर बिखरा पड़ा है तो किसी एक के बारे में उसको लोकेट कर पाना ये सब चीज बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जैसे हम लोग अपने घर में एक एक ऑब्जेक्ट को अपने करेक्ट पोजीशन पर रखते हैं, उसको जैसा जिसका प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं, ठीक उसी तरीके से जब लगभग 18वीं शताब्दी 1800 के बाद जैसे 19th सेंचुरी एंट्री हुआ, ठीक है ना, उस समय स्टार्टिंग में 31 एलिमेंट, मतलब 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में लगभग 1818 तक 31 एलिमेंट के डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो उसके बाद एलिमेंट को क्लासिफाई करने के बारे में साइंटिस्ट ने सोचा कि हम एलिमेंट को उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम उनको क्लासिफाई कर दें, ताकि अगर हमें किसी एक एलिमेंट के बारे में अगर हमें उसका प्रॉपर्टीज पता है तो और उसमें जो भी एलिमेंट्स है उसके भी प्रॉपर्टीज को हम प्रिडिक्ट कर सके, है ना। और ये प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है पूरे केमिस्ट्री का अगर डेवलपमेंट हुआ है तो यही सब एलिमेंट किसका क्या प्रॉपर्टीज है, कौन किसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, यही सब चीजें थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब इसमें बच्चों अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने सबने अपना अपना कुछ
अपना अपने तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई किया और उनके क्लासिफिकेशन में कहां पे ड्रॉबैक रहा है ना, उस ड्रॉबैक को पढ़ेंगे और फिर उस ड्रॉबैक को किस तरीके से अगले साइंटिस्ट ने ओवरकम किया, फिर उनमें क्या ड्रॉबैक आया, ऐसे करते करे ये पूरा एक सीक्वेंस चला है एक, ठीक है ना, अलग अलग साइंटिस्ट का। इसमें अगर सबसे पहले अगर आपको बताया हम तो इसमें आते हैं कौन, एंटोनी लेवोजियर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, एंटोनी लेवोजियर, जिन्होंने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। आपको बता दें ये सब हम नोट करवाएंगे आपको हम। उसके बाद फर्दर इसमें और साइंटिस्ट है, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले आता है डोब्रिनर ट्राइट्स, ठीक है, उनका वो ट्राइट्स रूल जो था। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। उसके बाद और ये उसमें ड्रॉबैक आया तो लोथरमेयर, है ना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इनका क्या लॉ था, किस तरीके से इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, क्या ड्रॉबैक रहा, इन सब चीज के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में क्या था और क्या अभी तक जो भी ड्रॉबैक रहा है, ठीक है ना, उस सब को कैसे ओवरकम किया गया। हेनरी मोसले का वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्होंने सजेस्ट किया कि एलिमेंट का प्रॉपर्टीज किस चीज पर बेस्ड है ना। तो ये सब चीज हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या, पहला क्लासिफिकेशन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में वो है एंटोनी लेवोजियर का क्लासिफिकेशन, ठीक है बच्चों। देखिए तो सबसे पहला बच्चों क्लासिफिकेशन किया गया है लेवोजियर का क्लासिफिकेशन, एंटोनी लेवोजियर। इन्होंने काफी ही बेसिक क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स एज दो, मेटल्स एंड नॉन मेटल। बस सीधा एलिमेंट को उन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया कि उन्होंने क्या बताया कि कुछ एलिमेंट मेटल्स है और कुछ क्या है, किस बेसिस पर, तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। जैसे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि जो कुछ मेटल्स एलिमेंट लस्ट्रस है तो वे मेटल्स है, जो नॉन लस्ट्रस है, लस्ट्रस में शाइनिंग अपीयरेंस नहीं है, वो नॉन मेटल में आएंगे। किसी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो वो सब मेटल है, जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है वो नॉन मेटल है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले जो भी एलिमेंट जो थे वो सब मेटल्स में आ गए, और जो पुअर कंडक्टर है या इंसुलेटर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, उन्होंने क्या कहा, वो नॉन मेटल के ग्रुप में आ गए, ठीक है। लेकिन इतना क्लासिफिकेशन सफिशिएंट नहीं था। उसी चीज को हमने इनके ड्रॉबैक में क्या लिखा कि दिस क्लासिफिकेशन फेल्ड एज एलिमेंट इंक्रीज, जैसे जैसे आगे और एलिमेंट इंक्रीज हुए हैं तो इतना क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं था, सफिशिएंट नहीं था, इनसफिशिएंट क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट के कुछ और भी प्रॉपर्टीज आने लगे, कुछ ऐसे भी मेटल देखेगा जो लस्ट्रस नहीं है, ऐसे भी मेटल देखेगा जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है कि नहीं। तो ये क्लासिफिकेशन, कुछ ऐसे नॉन मेटल थे जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई था, तो ये क्लासिफिकेशन इतना सफिशिएंट नहीं रहा। इसके अलावा बच्चों कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे, सम एलिमेंट दैट व्हिच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिनमें दोनों का प्रॉपर्टीज देखा गया, मेटल और नॉन मेटल, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आज मेटलर्स बोलते हैं। लेवोजियर डिड नॉट नो वेयर टू प्लेस, इस एलिमेंट को कहां रखा जाए इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। तो आपने क्या देखा कि ये क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं रहा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इतना आप पहले नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। देखिए बच्चों तो यहां पर क्या है, डोब्रिनियर ट्राइड्स। सबसे अब हम सेकंड में आते हैं। डोब्रिनियर ट्राइड्स का क्या क्लासिफिकेशन था, इसका क्या लॉ था। देखिए हर एक साइंटिस्ट जो भी अभी आगे पढ़ेंगे सबके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का कुछ ना कुछ लॉ था, जिस लॉ पर उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था, ठीक है। जब तक उनके द्वारा बनाए गए लॉ जो नियम जो था उसको एलिमेंट फॉलो कर रहा है तब तक ठीक है, अगर उसने फॉलो नहीं किया इसका मतलब वहीं से ड्रॉबैक आ रहा था, ठीक है बच्चों। तो देखिए तो डोब्रिनर ट्राइड्स, सबसे बात समझते हैं ट्राइड्स का यहाँ पर क्या मतलब है। ट्राइड्स जैसे हुआ क्या था बच्चों कि डोब्रिनर टुक 3 एलिमेंट, डोब्रिनर ने अपने ग्रुप में कितने एलिमेंट को लिया था, 3 एलिमेंट को, जिनका सिमिलर प्रॉपर्टीज था, ठीक है ना। उनका एक ग्रुप बनाया, 3 एलिमेंट का उन्होंने ग्रुप बनाया जिनके प्रॉपर्टीज सिमिलर थे।
क्योंकि 3 एलिमेंट था एक ग्रुप में, तो इसका नाम रखा गया था ट्राइड, है ना। अब क्या लॉ था, डोब्रीनर का स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा देखिए मैं यहाँ पर लिख रखा है पहले से, ठीक है। क्या है, when elements are arranged in order of their increasing atomic weight, order of their increasing atomic weight, एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग मतलब याद रखिएगा सबसे जिसका कम मास है वो पहले, उसके बाद फिर हाइयर, फिर और आगे 3 एलिमेंट को रखा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, एक ट्राइड में 3 एलिमेंट को। तो उन्होंने क्या बोला, इट वाज ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट द एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट, एवरेज या अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, जो पहला और थर्ड एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होगा या नियरली इक्वल, नियरली उसके आसपास, इसका एटॉमिक वेट का ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ठीक है, मिडिल एलिमेंट का। जैसे समझिए एग्जांपल से, इनका जो सबसे पहला जो ट्राइड जो था, जिसका इस ट्राइड का नाम उन्होंने रखा था एल्कली मेटल ग्रुप। क्या नाम रखा था, एल्कली मेटल ग्रुप। ट्राइड में इनका पहला ट्राइड का नाम था एल्कली मेटल ग्रुप, जिसमें 3 एलिमेंट आए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। होता क्या है, लिथियम का मास 7 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो मिडिल एलिमेंट है यानी कि सोडियम, उसका जो मास होगा इन दोनों का एवरेज होगा, मतलब सोडियम का जो मास होगा 7 प्लस 39/2 एवरेज है, एवरेज इन दोनों को सम करके बाई 2 कर दिए, यानी 46/2 दैट इज 23। बहुत अच्छा आ गया सोडियम का मास, मिडिल एलिमेंट का मास आप देख भी पा रहे होंगे। उसी तरीके से इसका जो सेकंड जो ट्राइड जो था, ठीक है ना, जिसमें 3 एलिमेंट रखे गए हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, सबसे कम फिर ज्यादा फिर और ज्यादा, है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इसमें देखा गया कि इस ग्रुप का नाम रखा गया था अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। अल्कलाइन अर्थ, ये सब अर्थ में पाए गए थे, अर्थ मेटल ग्रुप, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नाम रखा गया। तो इसमें भी क्या कहा गया कि जो स्ट्रोंटियम का जो मास होगा, मास ऑफ स्ट्रोंटियम जो होगा, ठीक है ना, 3 एलिमेंट थे, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, तो 40 प्लस 137/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा बताइए, 177/2। अगर इसको आप डिवाइड लगाते हैं तो 86.5 आई थिंक, 86.5 है ना, सही 88.5 सॉरी 88.5 आएगा ये। तो इसका मास नियरली इक्वल ही है, नियरली 87 है और ये 88 है, लेकिन चलेगा ये स्ट्रोंटियम का मास, ठीक है ना। अच्छा, उनका जो थर्ड जो ग्रुप जो उन्होंने बनाया उसमें क्या था, इसका नाम था हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन का मतलब होता है यहाँ हैलो प्लस जेन। हैलो मीन्स होता है सॉल्ट, एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सॉल्ट। ये सारे एलिमेंट एल्कलीज के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। ऐसे क्लोरीन अगर सोडियम के साथ मिला तो सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या हो गया, हैलोजन ग्रुप हो गया, इसको बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे हम लोग, ग्रुप नंबर 17 जो है उसका नाम हैलोजन फैमिली है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम ब्रोमीन का मास यहां फाइंड करना चाहें तो क्लोरीन का 35.5 प्लस 127/2, तो जब इसको ऐड करते हैं 7 5 12 का 2, 1 3 2 5 और 1 6, और यहाँ पे कितना हो गया 1.5/2, यानी कि 81.25 लगभग ये आ रहा है। तो हम क्या देखें कि ब्रोमीन का मास एक्चुअल में 80 है, आ रहा है 81.25, तो नियरली सेम है, नियरली इक्वल है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब मैटर आगे यहां पर क्या है कि डोब्रीनर जब इन्होंने अपना ये लॉ दिया, अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, उस समय लगभग 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे, ठीक है, लेकिन डोब्रीनर के ट्राइड्स को सारे एलिमेंट फॉलो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। अभी जस्ट ड्रॉबैक बताने जा रहे हैं, इसके पहले आप क्या करिए, इसको पूरे को नोट कर लीजिए, और अब हम बात करेंगे न्यूलैंड डोब्रीनर का क्या ड्रॉबैक रहा है, ठीक है। देखिए, तो डोब्रीनियर का ये सब कुछ ड्रॉबैक रहा है, जैसे कि ऑल एलिमेंट्स कैन नॉट फॉर्म ट्राइड। जो उन्होंने ट्राइड का जो रूल दिया, तो उसपे सारे एलिमेंट, उस समय के सारे नॉन एलिमेंट ट्राइड को फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है बच्चों। देखिए, जैसे क्या बताया गया इसमें
इट डज नॉट अप्लाई टू डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। पढ़ेंगे हम लोग डी और ए ब्लॉक के बारे में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उस पर ट्राइड फॉलो कोई अप्लाई नहीं होता है। हाँ, लेकिन डोब्रिनर ने जो भी ट्राइड बनाया है, जैसे उन्होंने हैलोजन ग्रुप बनाया, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, एल्कली मेटल, वो सब के सब आज भी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक साथ है वो सब। ठीक है, ठीक है। जैसे कि अब बात समझिए, बात जैसे हमारे फ्लोरीन का डिस्कवर हुआ, फ्लोरीन। अब देखा गया कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है ना, फ्लोरीन का, क्लोरीन ब्रोमीन से सबसे मैच करता है। तो अगर हम यहाँ पे ट्राइड बना दिया जाए फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का, ठीक है ना, तो फ्लोरीन का होता है ऐसा कितना 18, ब्रोमीन का होता है 80, तो इन दोनों को सम करके बाई 2 करेंगे तो 14 कितना होगा 49 होगा, जबकि क्लोरीन का 35.5 होता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ट्राइड फॉलो नहीं हो रहा था, मतलब मैंने बताया कि सारे नॉन एलिमेंट। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है कि ट्रिक टू फाइंड आउट डोब्रिनियर ट्राइड्स। कैसे डोब्रिनियर ट्राइड्स को हम पता कर सकते हैं कि कौन कहां उनका ट्राइड है हमारे पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले जो एलिमेंट सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं वे कभी भी ट्राइड फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिलोंग नहीं हो सकते हैं। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, these 3 elements are belongs to same period, ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनका कभी ट्राइड पॉसिबल नहीं है। ट्राइड मतलब इन दोनों का मास का अगर एवरेज निकाला जाए तो कोबाल्ट के मास के बराबर नहीं आएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके साथ भी ऐसा है। हाँ, इन द ट्राइड एक बात और इंपॉर्टेंट देखा गया ऑब्जर्वेशन कि कोई भी ट्राइड जो होता है, डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर बिटवीन द एलिमेंट्स आर द सेम। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम है। जैसे ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 ट्राइड है, 3 और 11, इसके बीच का डिफरेंस कितना है एटॉमिक नंबर का 8, इसके बीच का कितना है डिफरेंस एटॉमिक नंबर का 8, तो सेम हुआ कि नहीं। वैसे देखिए अगला ट्राइड जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका डिफरेंस कितना है 35 - 17 18, 35 ये कितना हो गया ये 18, डिफरेंस सेम है यहाँ पे। ये भी ट्राइड ही था, ठीक है ना, जिसमें अगर आप इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आएगा, ये भी 18 आएगा, ये भी कितना आएगा 18। तो इसका मतलब ये सब हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, जो कि क्या है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसको जानने से पहले आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों, तो क्या है अब नेक्स्ट है अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अगले जो साइंटिस्ट जो आए हैं न्यूलैंड, ठीक है, इनका क्या रूल था, ऑक्टेव अष्टक नियम 8, ऑक्टेव वर्ड से समझ में आ रहा होगा आपको। ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अभी तक क्या है वही है, मतलब आपको बता देना कि मेंडलीफ में जो एलिमेंट जो क्लासिफाई हुआ है सबका बेसिस क्या है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। लेकिन हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक वेट पर नहीं बेस्ड है, वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। हेनरी मोस्ले का जो एक्सपेरिमेंट रहा, हेनरी मोस्ले का, जिसमें सजेस्ट किया गया कि एक एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज उसका एटॉमिक वेट नहीं बल्कि उसका एटॉमिक नंबर होता है ना। तो वो देखेंगे हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट। ही फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट इज सेम। मतलब न्यूलैंड जो थे, न्यूलैंड वो संगीत से उनको बहुत प्यार था, म्यूजिक से। तो म्यूजिक में जो टोन जो आता है एक रिदम सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना, कैसे सा रे गा मा पा ध नी सा, फिर सा जो आया है वो 8वें पे आया, 5 6 7 8 पे आया। तो वैसे ही उन्होंने क्या कहा कि एक एक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी जो होता है एलिमेंट, वह उसके 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से क्या करेगा, वो मैच करेगा, सिमिलर हो जाएगा उसके, ठीक है बच्चों। ऐसा उन्होंने न्यूलैंड ने कहा जब उन्होंने एलिमेंट को कैसे अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे, ठीक है बच्चों। लेकिन अब देखिए यहां पर क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस रूल, उस समय बच्चों नोबल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था, याद रखिएगा ये बात जब है उस समय। आपको बता दें हम कि नोबल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था
और न्यूलैंड ने लगभग उस समय 52 एलिमेंट के डिस्कवर हो चुके थे। मैंने बताया डोबरिना में लगभग 31 था, बाद में न्यूलैंड तक 52 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है ना। तो उन्होंने सारे एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज कर दिया। आप देख सकते हैं हमने यहाँ तो बनाया, उन्होंने तो पूरे 52 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर दिया। वो भी आपका हम इसमें हम एक यहाँ पे पिक्चर हम अटैच कर देंगे उसका हम, ठीक, जिसमें आप लोग देख लीजिएगा उसको कि न्यूलैंड का क्या पूरा रूल था। और ठीक है, क्या था इसमें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से अरेंज किया गया है। तो जैसे लिथियम का प्रॉपर्टी जानना है हमें, तो लिथियम से 8वां है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे क्या आ रहा है, सोडियम। मतलब लिथियम का प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा, सोडियम से। फिर सोडियम से चलेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सोडियम का प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा, पोटेशियम से। अब बोरॉन, तो बोरॉन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किससे मैच करेगा, एल्युमिनियम से। इस तरह से उन्होंने अपना ऑक्टेव रूल लगा दिया, ऑक्टेट नहीं सॉरी ऑक्टेव रूल, अष्टक नियम, ठीक, हिंदी बोलते हैं उसको। ड्रॉबैक क्या है, चलिए ड्रॉबैक तो और भी है, लेकिन मेन ड्रॉबैक जो इसमें बताया गया उसको हम लिख दिए हम। जैसे न्यूलैंड तो ऐसा भी एजम्पशन लिए थे, ऐसा उन्होंने एज्यूम कर लिया कि हमारे नेचर में 52 एलिमेंट ही हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एंड देयर इज नो स्कोप फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट इन द फ्यूचर। हमारे फ्यूचर में और कोई एलिमेंट का डिस्कवर नहीं हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन आपको पता है ना कि आज क्या डबल, दोगुना से भी ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। आइए बात करते हैं ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक था इसमें, सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको बता दें, सबसे मेन, कि न्यूलैंड के जो ऑक्टेव रूल जो है वो केवल किस एलिमेंट तक वैलिड है, ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम, ओनली कैल्शियम। जैसे बच्चों इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं, हेवी मेटल्स आते हैं, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे ऑक्टेट रूल लगाए, जैसे कि सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन एक मेटेलॉइड है, और यहां से चलते 8वां प्यारा है मैग्नीज। सिलिकॉन का प्रॉपर्टी मैग्नीज से मैच नहीं करता है। आप देख रहे हैं सल्फर, फास्फोरस, फास्फोरस क्या एक नॉन मेटल है, और अगर हम फास्फोरस का काउंटिंग करें तो आयरन पे आ गए हम, और फास्फोरस का प्रॉपर्टी कहीं से भी आयरन से मैच नहीं करता है कि नहीं। तो आपने क्या देखा कि इनका जो रूल जो था वो केवल कहां तक वैलिड है, अप टू कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम तक ठीक रहा है, लेकिन उसके बाद ये एलिमेंट का ये जो इनका जो ऑक्टेव रूल जो है वो वैलिड नहीं है। बाद में बच्चों डिस्कवर हुआ किसका, नोबल गैस का। किसका डिस्कवर हुआ, नोबल गैस का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, है ना। तो अब मान लेते हैं कि जो नोबल गैस जो हुआ डिस्कवर, तो वो नोबल गैस इसके बीच में आ गया, जैसे कि, तो अब इससे क्या होगा कि मान लेते हैं कि एक नोबल गैस आ गया, क्या है, नियॉन हम ले लिए हम, ठीक है ना। तो नियॉन जो है फ्लोरीन और सोडियम के बीच में आ गया, तो अब इसके बीच में अगर नियॉन हम लिख दे, हम नियॉन, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 पर तो नियॉन आ रहा है, सोडियम तो नहीं आ रहा है 8 पर। तो हम क्या लॉ ऑफ नॉन बना दिया जाए क्या उसको, उस रूल को, तो ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। मतलब जो आपने रूल बनाया उस रूल पे एलिमेंट फॉलो करे, उसके प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ पर वो सब रूल यहाँ पे वैलिड नहीं रहा, और इस तरीके से ये ड्रॉबैक रहा, ठीक है ना। इनके रूल को आगे जाके डिस्कार्डेड कर दिया गया, ये रूल वैलिड नहीं हो पाया, ठीक है बच्चों। अब हम बात करने जा रहे हैं अगला, जो कि है लोथर मेयर का कर्व। लोथर मेयर और फिर मेंडलीव, इन सब में लोथर मेयर और मेंडलीव दोनों अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट थे, दोनों ने एक साथ काम किया। एक साथ काम करने मतलब एक साथ नहीं, अलग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है। और दोनों का एजम्पशन तरीका बहुत कुछ मैच किया। हाँ, ज्यादा फेमस रहा है मेंडलीव का, सबसे ज्यादा अगर हम उस समय बात करें तो सबसे ज्यादा हिट साबित हुआ है अगर पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव का। आपको पता है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत हद तक सही रहा, बहुत कुछ उन्होंने कोशिश किया। हाँ, पढ़ेंगे उनका भी लिमिटेशन, तभी तो आज भी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारा जो 101वां एलिमेंट जो है वो मेंडेलियन, वो उन्हीं के नाम पर है ना। वो मेंडलीव के ही नाम पर उस एलिमेंट का नाम रखा गया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिलहाल आप इसको नोट करिए। अब हम आते हैं लोथर मेयर का कर्व देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए बच्चों, तो अब इसमें क्या है, हम जो अगला लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, वो किसका है, लोथर मेयर कर्व है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका कर्व बनाया है, इसका हम एक पिक्चर इसी में हम इंसर्ट कर देंगे ताकि वो चीज आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। देखिए क्या क्या है, लोथर मेयर का एक कर्व जो है 1869 में है। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम, इन्होंने दो पैरामीटर लिया था, एक पैरामीटर था एटॉमिक वॉल्यूम
और दूसरा पैरामीटर क्या था, एटॉमिक वेट। दोनों अलग चीज है ना। उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग एलिमेंट आफ्टर अरेंजिंग देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो उन्होंने और दो चीज का इन्होंने रेशियो निकाला, एक तरह से एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर का, और उसमें देखना था कि वो एलिमेंट इस कर्व में कहां, जैसे कि किसी एलिमेंट का मास इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो उसको वहां पर डॉट कर दिए, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास इतना है, उसका वॉल्यूम इतना है, तो जहां पे जो पोजीशन पे जाकर वहां पर उन्होंने डॉट कर दिया, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने जहां जहां जिसका मास और वॉल्यूम जो आते गया है उसको उन्होंने इसके पर डॉट करते चले गए, और डॉट करके जब सबको उन्होंने मिलाया तब कुछ इस तरह का कर्व बना है, ठीक है। अब जैसे इस कर्व में क्या क्या बताया गया, ठीक है, तो जितने जब हमने सारे डॉट्स को ज्वाइन करके जब हमने कर्व बनाया तो कुछ कर्व में कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ, और वो ऑब्जर्वेशन क्या था कि जितने भी मोस्ट इलेक्ट्रोपोजेटिव एलिमेंट थे, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको देखा गया कि सारे एलिमेंट कर्व के पीक पर आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं ये सब, पीक पे, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, जो भी आगे था, ठीक है, ये पीक पे आए थे ये इलेक्ट्रोपोजेटिव। इसके अलावा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप जो थे, जैसे कि बेरिलियम, ये सब, इसको देखा गया कि ये कर्व के डिसेंडिंग पार्ट पे आ रहे हैं, जैसे डिसेंडिंग, जहां पर कर्व डाउन जा रहा है, ये डिसेंडिंग वाले पार्ट पे ये सब आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ स्ट्रोंटियम मैंने लिखा, वैसे यहाँ पर क्या लिख सकते थे हम, कैल्शियम लिख सकते, तो ये सब डिसेंडिंग वाले पार्ट पे आ रहे थे, ठीक है। इसके अलावा मेटलॉइड और ट्रांजिशन एलिमेंट को कहा गया कि ये कर्व के बिटवीन में आएंगे, बॉटम ऑफ द कर्व, ये नीचे की तरफ होगा, और जो सबसे क्या है लिस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो थे, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब, इसको बोला गया कि ये असेंडिंग कर्व, मतलब जहां पे कर्व डाउन की तरफ जा रहा है वहां पे इसको दिखा गया। लेकिन बच्चों इसमें मैटर क्या था कि कर्व को स्टडी कर पाना उतना आसान नहीं था, ये सब उतना सिस्टमेटिक नहीं था। जैसे कोई चीज अगर टेबुलर फॉर्म में होता है ना, इस ग्राफ को स्टडी करना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं था। अब असेंडिंग में है तो अब इस असेंडिंग में बहुत सारे एलिमेंट थे, तो कौन सा एलिमेंट किसके ऊपर है, किसके नीचे है, इस चीज को समझना उतना आसान नहीं था। अब ऐसा थोड़ी है कि इस वाले कर्व पर केवल कैल्शियम ही है, इस पे और भी एलिमेंट है, तो डिसेंडिंग में किस पोजीशन पे है, असेंडिंग में कहां है, उस चीज को सही से पता कर पाना पॉसिबल नहीं था, उतना याद कर पाना ये पॉसिबल नहीं था, ये उतना सिस्टमेटिक नहीं था, ये कन्वीनियंट नहीं था ये, ठीक है ना। ये रहा लोथर-मेयर का कर्व, ठीक है। अब इसी तरह से इसी कंसेप्ट पर उन्होंने मेंडलीफ ने भी क्लासिफिकेशन किया। मेंडलीफ का टेबल जो आया था उसमें ग्रुप और पीरियड है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हम इसका एक प्रॉपर जो हमारा पिक्चर जो है यहीं पे हम इसको इंसर्ट कर देंगे और आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आगे देखते हैं किसके बारे में। जो हमारा नेक्स्ट जो आने वाला है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसको नोट कर दीजिए पहले। देखिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे क्या पीरियोडिक टेबल जो है मेंडलीफ का, उसका पीरियोडिक टेबल क्या बनाया उन्होंने। देखिए, इट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक वेट। सबसे पहले को बता दें इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है पीरियोडिक टेबल का, किस पर बेस्ड है बच्चों, एटॉमिक वेट पर है। मतलब एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, तो उसका एटॉमिक वेट है। इन्होंने भी उस समय लगभग 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, ठीक है बच्चों, और इन्होंने भी जो एलिमेंट को अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर उन्होंने अरेंज किया, ठीक है बच्चों। अब क्या है मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक, लॉ था, लॉ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लॉ, मेंडलीफ का लॉ क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एक एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक वेट का है पीरियोडिक फंक्शन। यही जब आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा तो वेट के जगह पे एटॉमिक नंबर आएगा, नंबर। पीरियोडिक फंक्शन का यहां मतलब है, पीरियोडिक मतलब जो चीज एक समय के बाद रिपीट होता हो, पीरियोडिक हो गया वो चीज, है ना। और फंक्शन मतलब जो पैरामीटर रिपीट हो रहा है वो फंक्शन कहलाएगा, है ना। मतलब पीरियोडिक मतलब एक इंटरवल के बाद, एक समय के बाद जो चीज रिपीट होगा उस चीज को पीरियोडिक बोलते हैं, जो पैरामीटर रिपीट होने वाला है। जैसे कि एटॉमिक मतलब केमिकल रिएक्टिविटी रिपीट होगा, मान लेते हैं एटॉमिक साइज रिपीट होगा, तो उसको फंक्शन बोलेंगे, ये फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अब जैसे इनका पीरियोडिक टेबल को बच्चों हम यहाँ पे हम आप इंसर्ट कर देंगे, हम एक पिक्चर यहाँ पे लगा देंगे हम,
मेंडलीव का, जहां पे आप उसको देखिएगा आप उसको, ठीक है ना, यही तो यहाँ पे आप पिक्चर आप जैसे देख पा रहे होंगे, उसमें क्या है, जैसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इनके पीरियोडिक टेबल में बच्चों टोटल 7 हॉरिजेंटल रॉ है। और एक बात याद रखिएगा, हॉरिजेंटल रॉ को बच्चों हम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड। अब देखते हैं बच्चों, क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं, जस्ट वेट। ठीक है, विजुअल है ये। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको पीरियड बोलेंगे हम, ठीक है। और वर्टिकल कॉल्यूम को बच्चों हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ग्रुप, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि टोटल आपको बता दें इसमें 1 से 7 ग्रुप है इसमें, ठीक है बच्चों। और किसी किसी ग्रुप में सब ग्रुप्स भी है, ए और बी, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें ए और बी सब ग्रुप्स है बच्चों। सब ग्रुप ए में देखिएगा, जब ए के बिल्कुल नीचे अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा नॉर्मल एलिमेंट, जैसे कि लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, ये सब दिखाई देगा। और जो बच्चों सब ग्रुप बी होगा, उसमें जो ग्रुप के अंदर एक सेकेंड ग्रुप जो बना हुआ है बी, उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, ये सब चीज, ठीक है। अब बच्चों ग्रुप 8 जो है, सबसे लास्ट में जो ग्रुप 8 है, उसमें 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट एक एक रॉ में है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। अब जानते हैं इनके पीरियोडिक टेबल का क्या क्या एडवांटेज रहा है और क्या क्या डिसएडवांटेज, क्या क्या ड्रॉबैक्स रहा है, वो जानते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, तो चलिए अब बात करते हैं इसमें क्या हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्या क्या एडवांटेज रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहला बोला गया है कि उस समय फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम, ठीक है बच्चों, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट वाज पॉसिबल। एलिमेंट का एक सही तरीके से एक सिस्टमैटिक स्टडी पॉसिबल हो पाया, काफी अच्छे तरीके से उसमें ग्रुप था, पीरियड था, किसका प्रॉपर्टी किससे मैच हो रहा है, कैसे प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, ये सारे चीजों का सबसे पहली बार अगर सिस्टमैटिक स्टडी किया गया तो वो था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में, ठीक है बच्चों। मेंडलीव का एक सबसे अच्छा एडवांटेज हम ये बोलते हैं कि मेंडलीव ने उस समय के अनडिस्कवर्ड एलिमेंट का भी उन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया। क्या किया बच्चों? प्रिडिक्शन। वे आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में आप देखे हैं कि कहीं कहीं मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिया, है ना, और उन्होंने बताया कि फ्यूचर में एलिमेंट का डिस्कवर होगा, जो एलिमेंट इसमें फिट आ जाएगा, उसमें उस जगह पे आ जाएगा। और उस समय के लिए जो जो उन्होंने गैप छोड़ा, उसका उन्होंने नाम रखा एक्का सिलिकन। एक्का मतलब होता है बच्चों एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है पहले, सिलिकन के पहले, है ना, एक्का सिलिकन, ठीक है। एक्का सिलिकन, एक्का एल्युमिनियम, एक्का बोरॉन, एक्का मैग्नीज, ठीक है। इस तरह से उन्होंने इसका नाम रखा, ठीक है। उन्होंने बताया कि एक्का सिलिकन ही आगे जाके बच्चों क्या बना? जर्मेनियम। सिलिकन ही जर्मेनियम, सीता जी, सिलिकन ही, एक्का सिलिकन ही क्या बना बच्चों? जर्मेनियम बना, ठीक है। एक्का एल्युमिनियम आगे जाके कौन सा एलिमेंट बना है बच्चों? गैलियम, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा एक्का बोरॉन कौन सा एलिमेंट बना है बच्चों? सिलिकन। और एक्का मैग्नीज कौन सा एलिमेंट बना है बच्चों? टेक्नीटियम। तो थोड़ा आपको ये याद रखना है। ये पूछ सकता है आपसे कि 4 ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वेयर नॉन एज एक्का सिलिकन। एक्का सिलिकन आगे कौन सा एलिमेंट नॉन हुआ, ठीक है ना, तो याद रखिए जर्मेनियम, ठीक है। तो ये सब रहा। इसके अलावा उससे बहुत सारे ऐसे बच्चों एलिमेंट जो थे, जो क्या थे, जिनका एटॉमिक वेट करेक्ट किया गया इनके द्वारा। करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, बहुत सारे एलिमेंट का, कौन कौन से एलिमेंट का एटॉमिक वेट करेक्ट किया गया? तो क्या है? यू, बीई गोल्ड, इंडियम प्लेटिनम, यू बेकार और इंडियन पंडित, है ना, कुछ भी अपना बोल सकते हैं ग्रुप में, ये ट्रिक हम आगे बताएंगे। यू बेकार और इंडियन पंडित, है ना, ट्रिक बनाया गया अपना कुछ भी, ठीक है। आइए यहां पहले बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ड्रॉबैक के बारे में कि इनका क्या क्या ड्रॉबैक रहा है, ठीक है। तो ड्रॉबैक में सबसे पहला बच्चों है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के साथ क्या था कि इसका करेक्ट पोजीशन वो समझ नहीं पाए कि उसको कहां उसको रखा जाए। अब हाइड्रोजन कभी अल्कली मेटल की तरह बिहेव कर रहा है और इसे कभी कभी हैलोजन की तरह भी बिहेव कर रहा था। तो अब ये सही
कंक्लूजन नहीं निकाल पाए कि इसका करेक्ट पोजीशन एल्कलीज के साथ रखा जाए या फिर हैलोजन के साथ रखा जाए, तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, क्योंकि आपको पता है बच्चों की आइसोटोप जैसे कि मान लें कार्बन 612, कार्बन 613, अब चूंकि अलग डिफरेंट एटॉमिक मास है आइसोटोप्स का, है ना। अब डिफरेंट एटॉमिक मास है तो फिर प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, तो उसको भी आप पीरियोडिक टेबल में कहीं जगह दीजिए। तो आइसोटोप्स के बारे में कोई डिस्कशन, कहां पर आइसोटोप्स का पोजीशन होगा पीरियोडिक टेबल में, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनके ड्रॉबैक में कुछ ये भी है, जैसे एनामोलस पेयर, जैसे उन्होंने देखिएगा अपने जो हमने पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें एलिमेंट को उन्होंने बोला था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर है ना, और उस बेसिस पे यहां पर क्या हुआ, जैसे कि कहीं कहीं ऑर्डर उन्होंने सही फॉलो नहीं किया, सेम प्रॉपर्टीज दिखाने के चक्कर में वे अपने ही द्वारा बनाए गए रूल को क्या कर गए, उनका फेल हो गया। जैसे आर्गन है ना, क्रिप्टन, क्रिप्टन AR और K, याद रखिए ये एनामोलस पेयर है। हो सकता है आपको 4 ऑप्शन में बोल दे कि कौन सा इसमें मेंडलीव का एनामोलस पेयर है जिसका ऑर्डर गलत था, ठीक है। आमिर खान, याद रखिए अपना ट्रिक से, AR फॉर आमिर खान है कि नहीं। इसके अलावा क्या है, जैसे कि CO निकेल है ना, कोबाल्ट और निकेल, आप देख पा रहे होंगे कि कोबाल्ट का मास क्या है यहाँ पे 8.9 है, ज्यादा है, और निकेल का मास यहाँ पे क्या है, कम है कि नहीं बच्चों, ठीक है। जस्ट वेट, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, कुछ अपना एनामोलस पेयर, कोबाल्ट निकेल, टेलुरियम इंडियम है ना, जैसे आयोडीन, याद रखिएगा। TE तेरी इच्छा, क्या लिख इसका ट्रिक, तेरी इच्छा, कुछ भी अपना यहाँ क्या लिख दिया हम, यहाँ पे हम आमिर खान है ना, एक है ना बॉलीवुड का एक्टर आमिर खान, ठीक है। कोबाल्ट निकेल है तो इसमें हम क्या लिख दिए हम, कोबाल्ट से कोक नहीं, हमको कोक नहीं पसंद है, कोको कोला, कोक नहीं चाहिए हमें, कोक सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमें चाहिए ठंडा पानी, ठंडा पानी चाहिए हमें, कोक के बदले हमें क्या चाहिए, ठंडा पानी, कोक नहीं, ठंडा पानी। ठंडा पानी का मतलब क्या है, थैलियम है ना, पैलेडियम, ये सब है। आप देख पा रहे हैं एनामोलस पेयर है, क्या इसका मास इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में है, तो ऐसा नहीं है। तो ये अपना कुछ ट्रिक है, ऐसे ऐसे और भी ट्रिक्स हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे ताकि कैसे उसको याद कर पाए, है ना। ये यहां पर चला, ठीक है बच्चों। तो एनामोलस पेयर आपको याद रखना है, आमिर खान, AR और K, ठीक है। तेरी इच्छा TE और I, ठीक है। कोबाल्ट, कोक नहीं ठंडा पानी, कोक नहीं ठंडा पानी नहीं, ठीक है। कोक नहीं मतलब कोबाल्ट निकेल, ठंडा पानी मतलब थैलियम और पैलेडियम, ये सब एनामोलस पेयर थे। लाइक एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, अब जिनका प्रॉपर्टी इनके मेंडलीव टेबल में देखिएगा कि आयरन कोबाल्ट ये सब जो है ना, उसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, लेकिन वो मतलब एक लाइक एलिमेंट को सेम ग्रुप पे नहीं है, वो किसी और ग्रुप में है वो। और जबकि अनलाइक एलिमेंट, जैसे आप ग्रुप 1 को देखिए, आप तो ग्रुप 1 में आपको लिथियम सोडियम तो मिलेगा ही, उसी के नीचे आपको गोल्ड आयरन, गोल्ड कॉपर ये भी दिखाई देगा। आपको पता है कि कहीं से भी आयरन, गोल्ड, कॉपर ये सब का प्रॉपर्टीज पोटेशियम और लिथियम से मैच नहीं करता है। गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम, दे आर क्वाइनेज मेटल, ये सब क्वाइनेज मेटल होते हैं, इनके सिक्के बनते हैं, है ना। जबकि सोडियम, पोटेशियम ये सब काफी रिएक्टिव मेटल्स आते हैं, तो ये सब इनका ड्रॉबैक रहा है। इसके अलावा कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, क्यों एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, इन सब के बारे में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमने क्या बताया आपको, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था, उनके एडवांटेज क्या थे, लॉ मैंने बताया क्या लॉ था। लॉ याद रखना आपको कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है बच्चों, ये लॉ था। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब समझाया आपको हम, पीरियोडिक जो चीज एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो, और फंक्शन जो पैरामीटर रिपीट हो, है ना, उसको फंक्शन बोलेंगे हम। तो ये रिपीट होता क्यों है, कॉज क्या है इसके पीछे, इसका एक्सप्लेनेशन मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं देता है। अब इन सारी चीज के बारे में एक्सप्लेन होगा कब, जब हमारा अपना जो हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है बच्चों। अभी तक आपने सारे पीरियोडिक टेबल में एक बार ध्यान से देखा कि जितने भी साइंटिस्ट जो है उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर। इसका मतलब
साइंटिस्ट को लगता था कि एक एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है बच्चों, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास है। लेकिन हम अपने अगले लेक्चर में आपको बताएंगे मोस्ले का एक्सपेरिमेंट। मोस्ले का वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्होंने सजेस्ट किया कि एक एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज उसका एटॉमिक मास नहीं बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है ना। और इसी बेसिस पर आगे जाके नील बोहर ने और इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारा बेस्ड है वो एटॉमिक नंबर पे है। और एटॉमिक नंबर पे जैसे ही हमारे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ तो जितने भी एनामोलीज जो पहले आ रहे थे वो सब आगे जाके ओवरकम हो गया, वो दूर हुआ है। जैसे कि ये करेक्ट पोजिशन, ये एनामोलीज पेयर का जो हमने मैटर देखा, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये सारी चीजें है ना वो जाके हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ठीक हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बस इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और आपको हम उसमें ट्रिक बताएंगे याद करने का। जैसे मैंने यहाँ कुछ ट्रिक बताया जिससे आपको चीजें काफी आसानी से याद हो गई है ना, वैसे ही आपको कुछ और भी ट्रिक्स और किस तरीके से उसको याद किया जाए वो सब चीज हम आपको इसे अब हम हमारे आने वाले लेक्चर में आपको हम करवाएंगे। तो अगर आपको बच्चों हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो जरूर अपने फ्रेंड तक हमें इस लेक्चर को शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए और जो भी आपका सजेशन हो वो भी आप हमें बताइए, हम आपके सजेशन को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और बिल्कुल हाँ, अगर हमारे इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, ठीक है बच्चों, तो इस क्लास 11 और 12 के जो भी लेक्चर्स पहले से भी अपलोड है उसको भी देखिए और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और जहां तक हो सके बच्चों आप इस हमारे लेक्चर को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में।